अस्सलाम वालेकुम। तो बात हो रही है कोलेस्ट्रॉल और हमारी सेहत की। हम आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि बहुत आम फहम ज़बान में हो और बहुत ज़्यादा इसमें हमें टर्मिनोलॉजी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं टर्मिनोलॉजी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि जो इन डेप्थ जानने वाले दोस्त हैं उनको भी समझ में आए बात। वैसे भी जो है बात को अच्छे तरीके से खुद समझना चाहिए बजाय इसके कि हम लोगों के पीछे लगें। और डॉक्टर्स जब आपको कोई बात करे तो आप अगर वो समझाने की कोशिश करे तो आपकी समझ में आए, जो वो नहीं समझाता आपको वो भी समझ में आए। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अब डॉक्टर भी इतने काबिल भरोसा नहीं रहे कि वो लोग आम तासुर ये है कि आपको ऐसे इलाज और ऐसी दवाएं तजवीज़ करते हैं कि जो सेहत के लिए ज़रूरी नहीं होती बल्कि पैसे बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। और अब ये मामला जो है वो पाकिस्तान से निकल के आगे तक चला गया। अमेरिका का जिसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपने आप को वो प्राइड करते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है हेल्थ का, वहाँ पे भी ये बातें समझ में आ रही हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमें खुद ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो ताकि हम बेहतर डिसीजन ले सकें अपने लिए और किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो ये तो ज़रूरत होगी। आपने देखा होगा कि अमेरिका में तो रेशो तो बढ़ रही है इसकी, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इसलिए है कि 90% लोग जो 40 ईयर्स को क्रॉस करते हैं तो वो बीपी या शुगर दोनों में से एक या दोनों में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, शुरू कम अज़ कम हो जाते हैं। और 50 साल की उम्र में तकरीबन जो है वो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी रेशो बढ़ गई है, ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। ब्लड प्रेशर के मसले पे आप आते हैं, शुरू में आपको सादा ब्लड प्रेशर होता है, उसकी एक आध दवाई आप खाते हैं तो मसला हल हो जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा आप आए हैं तो आपको सिर्फ बीपी का मसला है, एक गोली दे दी, आपको एहतियात बता दी, आपने वो एहतियात की भी, इसके बावजूद क्या हुआ, 5 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर की 3 गोलियां शुरू हो गई, बीपी जो है वो लिटिल बिट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, डॉक्टर ने आपको और वार्निंग दी, आपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें छोड़ दी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक कराया, ये अप हो गया, रोल अप है गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा एहतियात करने वाले हैं, अगर नहीं एहतियात करने वाले तो फिर आप वैसे ही खाते पीते रहते हैं, दवाइयों की तादाद और बढ़ती है। लेकिन डेफिनेटली 10 साल में जिस बंदे ने एहतियात भी की हो, दवाइयाँ भी सारी खाई हो, यानी अपने इलाज भी किया, एहतियात भी की, इसके बावजूद मर्ज ख़त्म होने की बजाय 10 साल के बाद आप जो है वो हार्ट के भी मरीज बन जाते हैं। हम आज इसी चीज़ को जो है वो एलेबोरेट करेंगे कि आखिर ऐसे होता क्यों है, इलाज तरीक़ा कार और इलाज में ऐसी कौन सी खराबियां हैं कि जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन बेसिकली हम पहले इसके फंक्शन को समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें कोलेस्ट्रॉल को जो गर्दाना जाता है, तो हम सबसे पहले इसका फंक्शन समझते हैं कि है क्या चीज़, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर हम आप देखें तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि म, जो ह्यूमंस सेल जो हैं उनके लिए जो कोलेस्ट्रॉल जो वो है तो वो नागजीर, ठीक है, कि मतलब जो हमारा जो सिंगल जो सेल होता है उसकी जो बॉडी होती है बाहर की तरफ, जो उसका मेम्ब्रेन होता है बॉडी का, उसकी रिपेयर इसने करनी है। अब अंदाजा करें कि भी हर हर सेल जो है उससे जो कुछ भी हमारे ऑर्गन्स बनने हैं उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी बॉडी जो है वो मजबूत हो, टूट फूट का शिकार ना हो। ये काम इसने करना है। और स्पेशली जो है अगर आप इसको जब आप स्पेशलाइज करके देखें तो हार्ट के अंदर जो उसका वो पर्दा होता है, पतली दीवार होती है जो कि बहुत मजबूत भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, उसकी रिपेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 24 आवर दिल तो धक 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 चलता ही रहता है ना। तो उसकी तो साथ साथ मेंटेनेंस ज़रूरी है, वो भी इसीलिए करनी होती है कोलेस्ट्रोल ने। जो आपकी शरीयानों जो रगों में से जो गुजर रही होता है खून, वो जो है उनकी रिपेयर भी इसी ने करनी होती है। अब इसके अलावा जो है वो तो मेन पर्पस हो गए, उसके अलावा अब जो है ये आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है बताते खुद, लेकिन ये हेल्पिंग है उसमें। आप याद रखें जो सेक्स हार्मोन होते हैं हम उसको लापरवाही से आगे गुजर जाते हैं, लेकिन सेक्स हार्मोन का मतलब सिर्फ सेक्स हार्मोन्स ही नहीं है, यही सेक्स हार्मोन्स आगे जाके मजीद
रीप्रोसेसिंग करते हैं, तो वो जो लॉन्जिविटी जो होती है या लंबी उम्र होनी होती है, उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर दरकार होते हैं, जिसमें एक ही होता है कि वो लॉन्जिविटी वाले स्पेशल हार्मोन बनते हैं। वो आपके बहुत सारे जो खराब हिस्से बन चुके होते हैं उनकी रिपेयर करते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस है जो ऐसा ऐसा, वो अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम जल्दी बूढ़े नजर आएंगे और जल्दी बूढ़े हो भी जाएंगे। फिर ये बाइल प्रोडक्शन लीवर में जो होनी होती है उसके लिए ये हेल्प करता है। अब बाइल प्रोडक्शन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका भी रोल है, क्योंकि हमने जो कुछ खाना पीना है ये उसको हाजमा जो होना है तो वो बाइल्स अच्छी होगी तब होगा। तो बाइल की प्रोडक्शन जो है वो इसके जिम्मे है। तो अगर आप इसको कम करना शुरू करेंगे तो मसला तो बनेगा। अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज है। जैसे ये बाइल प्रोडक्शन जो है उसमें तो इसने हेल्प करनी ही है, और जिगर में जो बाइल जिसको हम कहते हैं पित्त, भी पुराने जमाने में कहते थे उसको, जो सुफरा और पित्त, अगर आपको याद हो, दो चीजें होती थी, वो बनता है तो वो आगे जो है वो चीज़ों को मजीद करता है, अपना तामल होता है उनका उसकी, और उसकी बढ़ती है उससे इस्तेदाद कार। इसके बाद आ जाते हैं जी हम कि इसके लेवल कितने होने चाहिए। टिपिकल टिपिकल जो ब्लड के लेवल है वो आपको लिखे हुए हैं 240 mg जो है वो हाई है, और बॉर्डर लाइन 239 mg जो है वो आपको पता है कि 200 से 239 पे तो है, वो ठीक है, लेकिन 239 से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो ये बॉर्डर लाइन आ जाती है, और 240 को हाई गिना जाता है। तो लेकिन ये कोई पक्का फार्मूला नहीं है, ये वो है जो बयानिया है कि लोअर देन 200 mg हो तो अच्छे हैं। असल में जब हम इसको लो रखने की कोशिश करते हैं तो उसके इतने सारे जो प्रॉब्लम आ जाते हैं वो भी आपने सुने ही होंगे। तो आप इसमें आप, ये तो वो है जो मेडिकली बयान किए जाते हैं। हम जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बात यहाँ तक महदूद नहीं है, ये इससे ज़्यादा हो, बहुत बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि हम इनसे खराबी से बचें। अब हम इसमें आते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो लिपिड मॉलिक्यूल है ये, और जितने भी जो एनिमल सेल्स देखे हैं, अब जो वो उनको कहते हैं कि जो बॉडी बनाने वाले, जो बॉडी में जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, गोश्त की चीज़ें हैं, फाइबर की बाफ्तें हैं, आपके जो है वो पट्ठे हैं, ये सारी चीज़ें, शरियाने, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं, इन सारे सेलों के साथ इसने जनाब करना होता है, सिंथेसिस, अमल सिंथेसिस करना होता है। और ये बिल्कुल एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसके बगैर आपके मतलब बॉडी की जो जैसे कहना चाहिए कि अगर 3-4 आप एसेंशियल चीज़ें लें तो वो सारी की सारी जो हैं वो इसमें आती हैं। और जो 30% जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। उसके अलावा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये बनाता है। और जो झिल्ली है उसकी रिपेयर करता है हर सेल की। फिर वो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि वो झिल्लियाँ जो हमारी शरीयानों की अंदरूनी झिल्लियाँ होती हैं उनकी सालमियत को बरकरार रखता है। और सेल की जो झिल्ली के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है, जो कम्युनिकेशन होनी है, और जो चीज़ों ने आना जाना है, और उसमें जो सिग्नलिंग होनी है, इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल की जो ट्रैफिक है वो बहुत अहम उसका मकसद है। उसके बाद आप देखें ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं। और उसके बाद जो है जो अड्रेनल ग्लैंड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, और ऑस्ट्रोजन, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये भी आपको पता है कि अगर आप इसको थोड़ी सी भी डीप स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे मूड के लिए, हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है।
अब जो सेल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के साथ मिल के जो मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो सारे के सारे जो आपके स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रेनल हो गए और कॉर्टिसोल और एडोस्टेरोन, उसके अलावा जिनसी हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स है, और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये सारे जो हैं ये बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं हमारे सिस्टम में। ये उन सब के साथ मिलके काम करता है, तो इतनी ज़्यादा जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो उसको अगर आप कम करेंगे तो कैसे आप समझते हैं कि भाई काम चल सकता है? ठीक है ना। अब हम ये आते हैं ये कि जो बाइल एसिड्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से चलते हैं, उसके साथ सिंथेसिस करके चलते हैं, और लीवर के सेल्स में ये सारे काम हो रहे होते हैं। ये प्रोटेशनल मोर कोलेस्ट्रॉल देन अदर सेल। हाँ, लीवर में जो है आपके इसकी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जिगर, और 20% सेल वहाँ पे बनते हैं इसके, और बाइल एसिड्स के साथ इसने काम करना होता है, ये हम जिक्र कर चुके हैं। और ये सामने है ये आपकी, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये सारी बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, समझ आ रही हैं आपको, आप पढ़ लें इसको। उसके बाद हम आगे चलें, तो कोलेस्ट्रॉल की वो कौन सी सोर्स है, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और कहाँ कहाँ से ये बनेगा। तो जितने भी एनिमल सेल्स हैं जो कि बॉडी का 30% होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं कोलेस्ट्रॉल। और जो एनिमल बेस्ड फूड्स होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। और उसमें वैरायटी है, मेजर डाइटरी सोर्सेज भी हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पैदा करती हैं, कुछ कम पैदा करती हैं। लेकिन इसमें जो अगर आप मेजर देखें तो वो चीज़, एग योक्स, बीफ, पोर्क तो चलो हमारे तो नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन वो चीज़ तो है, पोल्ट्री, फिश, श्रिम्प, और उसके बाद ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, ये भी जो है वो रिच होता है इसमें। और जो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें कोलेस्ट्रॉल आपको वाफर मिकदार में मिलता है। और इसीलिए जब कोई बंदा बीमार हो जाता है और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उसको छुड़वाते भी सबसे पहले यही चीज़ें हैं। जबकि इसकी अगर आप अहमियत देख रहे हो तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसानी माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल की काफ़ी मिकदार होती है, जो इस चीज़ की निशानदही करती है कि अगर बच्चा जो है वो पैदा होता है, कुदरत ने उसके लिए रखा है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। और हमें किसी जो हमें प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं वो इसकी वजह से नहीं है, उनको किसी और तरीके से हल करना चाहिए। बहरहाल तमाम गजाई कोलेस्ट्रोल की मिकदार खून के प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल की सतह के साथ साथ अच्छी तरह से ताल्लुक नहीं रखती। मतलब ये है कि जो गज़ा में से जो कोलेस्ट्रोल हमें मिलना होता है, तो वो ब्लड में उसकी कितनी मिकदार है कितनी नहीं है उसी के साथ वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सैरशुदा चर्बी, ये सैरशुदा चर्बी जो है, इस ये बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स की बात कर रहा है वो। उसका भी है, उससे कोलेस्ट्रोल की कमी और जाती कौन से, इसीलिए जो है वो आप जब फैट्स लेने होते हैं तो आप देखते हो कि जी गाय की चर्बी और वो ना हो, उस तरह के ना हो, वाइट गोश्त हो। तो ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं, लेकिन अब ये समझ आ रहा है कि ये हमारी वो चीज़ें गलत थी, हमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें तो चाहिए, हमें इसका कोई और हल निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल असल ये है कि जो बल्क ऑफ दी कोलेस्ट्रोल है वो इंडिजिनसली जिगर के जरिए तैयार होता है, जो आप मतलब जो आपका अपना लीवर है वो तैयार करता है। इसमें जो है वो कोई बाहर से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैं इसको यूं भी कहूँगा कि जब
डॉक्टर मना करते हैं आपको और कहते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल ना करें, आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम कर दें, ये भी कम कर दें, ये भी कम कर दें, सारी चीज़ें आप छुड़ा देते हैं। अब सारी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की तादाद फिर भी पूरी हो जाती है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने मशीनरी ऐसी बनाई है कि वो कहता है कि बाहर से तुम खाओ या ना खाओ, मैं अंदर से ही बना दूंगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं बायोसिंथेसिस का क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो डायरेक्टली रेगुलेट कैसे होता है। कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं वो हमारी हायर इनटेक आप फूड में कर रहे हो तो अब ये देखें, ये करंट जो है अपनी डॉक्टरी की, वो कह रही है कि ए हायर इनटेक फ्रॉम फूड लीड्स टू ए नेट डिक्रीज इन प्रोडक्शन। बिल्कुल साफ साफ बात आ रही है, अगर आप ज्यादा खाएंगे, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वाली ज्यादा चीजें खाएंगे, वो बनानी कम कर देगा, उसकी जो है प्रोडक्शन कम कर देगा। और जब आप कम खाएंगे तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। अब इसमें सिर्फ ये है कि आपने अगर अच्छी क्वालिटी वाला खाएं, जिसमें अच्छी क्वालिटी की आपको कोलेस्ट्रॉल मिले, तो उसमें जितना भी उसका हिस्सा होगा वो अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पे आप उसको ऐसे तरीके ना इस्तेमाल करने दें जिससे बॉडी जो है इससे दूर भागे, बल्कि ज्यादा पैदा होना चाहिए। तो एक ये है। दूसरा इसमें ये क्या बताइए इसने ये बात, ए डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रिजल्ट इन इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल बिकमिंग डिप्लीटेड, कि जब आपका कम हो जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, तो उसमें ये जो फिर इस तरीके होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में जो इसने चेंज होना होता है, जाना होता है ना, वो इसका कम हो जाता है बेसिकली। ये जो ये नहीं है कि भाई तादाद उसकी जो है वो तो ये पूरी कर लेता है, लेकिन आपस में इनकी ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन कितनी जरूरी है। ये इसके समझ लें कि जो इसका काम है उसका 25% जो है वो तो यही है कि ये ट्रांसपोर्ट बहुत जबरदस्त है सेल्स के दरमियान। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल के बनने में अगर कमी हो जाए तो उससे इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाते हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और इसके जो बनना है कोलेस्ट्रॉल का, वो बराह रास्त जो आपको मौजूदा कोलेस्ट्रॉल जो उसके जो लेवल है उससे ये रेगुलेट होता है। ज्यादा मिकदार में आप खाएंगे खुराक में तो वो कम बनाएगा, लेकिन वो क्वालिटी में अच्छा होगा। इसी तरीके से जब आप इसको खाने में कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, जो खाने में कम होगा, तो उससे जो है वो बनाना ज्यादा कर देगा, लेकिन फिर क्वालिटी इस तरह डिक्रीज हो जाएगी कि उसमें जो एक सेल से दूसरे सेल में जाने वाला सिस्टम था वो मुतासर होगा और इसकी ट्रांसपोर्टेशन की सलाहियत कम हो जाएगी। अब ये देखें, ये वही बात आ गई है कि कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा विद इन लिपोप्रोटीन्स, यानी जो लिपोप्रोटीन्स के जो मालिक्यूल हैं उसमें, जो खून के अंदर, प्लाज्मा का मतलब है खून, समझ लें आप आसान जुबान में, तो खून में जो लिपोप्रोटीन्स के जो भी मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान सारी ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कोलेस्ट्रॉल ने करवानी है। अब लिपोप्रोटीन्स जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बी बेसिकली है कि ये दो खुराकी किस्में हैं, इन दोनों को किस तरह से मैनेज करना है वो कोलेस्ट्रॉल ने करना है। अब यहाँ पे हम ये बात भूल जाते हैं कि हमने सारा जोर कोलेस्ट्रॉल पे डाल दिया है, हालांकि उसने तो इनमें से इन दोनों चीजों को आगे चलाना है, कोलेस्ट्रॉल ने खुद तो नहीं करना। दूसरा ये है कि पार्टिकल्स विद वाटर soluble प्रोटीन्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल, लिपिड soluble ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ऑन द इनर सरफेस। अब ये देखें कि वो प्रोटीन्स जो है वो जो आउटर सरफेस आपकी सेल की है उस पे होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं, और लिपिड सोल्यूबल ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो अंदर वाली सतह पे होते हैं। ये और इस तरीके से ये मतलब स्ट्रक्चरल वजाहत है उसकी कि अंदर जो है वो ट्राइग्लिसराइड वाला होते दोनों कोलेस्ट्रॉल है, वो ऊपर बाहर वाली सतह पे होता है। There are several types of lipoproteins in the blood in order of increasing density. अब ये बड़ी मजे वाली बात है, यहाँ आपको इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो डेंसिटी है उनकी, जो कसाफत जिसे हम कहते हैं,
वो इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ने वाली, तो उसके हिसाब से ये हमने बनाया है। सबसे पहले जो है वो काइलोमाइक्रोन्स है, उसके बाद वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं जिसको हम कहते हैं VLDL। फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं IDL। फिर आ जाते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिनको हम कहते हैं LDL। और फिर आ जाते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं HDL। ये अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी क्या अहमियत है। इसको हम आगे जाके मजीद तफसील से भी बयान करते हैं। इसमें ये स्लाइड देखें आप कि काइलो माइक्रोन्स जो हैं विच आर द लीस्ट डेंस का मतलब है कसाफत इनकी इंतहाई कम है, आपस में बहुत ज्यादा ये एक दूसरे से घुसे हुए नहीं है। कोलेस्ट्रोल ट्रांसपोर्ट मोलिक्यूल्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काइलोमाइक्रीन इसी की किस्म है ये, आर असेंबल्ड इन द इंटेस्टिनल सेल्स। अब समझ में आई, जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, जो आंत है, उसके अंदर ये होते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल का वहां बहुत बड़ा काम है, ये आंत में जाके बहुत सारा जो है वो जज्ब होता है खुराक में, और बहुत सारा जो है वो वापस एक्सक्रीट बाहर निकल जाता है, जो आपके इस्तेमाल के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए कैलोमाइक्रोन्स की ये अहमियत है, ये कोई बताता ही नहीं है हमें, वो हार्ट के पीछे ही लगे हुए होते हैं। और एंड कैरी फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू मसल्स एंड अदर टिश्यूज इन नीड ऑफ फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी और फैट प्रोडक्शन। अब आप देखें बाल क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि आपने जो फैटी एसिड ले जाने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको आप रोक रहे हैं, काइलोमाइक्रोन जो है। और ये बराह रास्त जो है वो आपकी चर्बी वहां से लेके और ये आपके पट्ठों पे भी लेके जाते हैं, जहां जहां भी ये मसल्स में भी चाहिए होती है आपको, दूसरे सारे टिश्यूज में जहां जहां फैट चाहिए इस्तेमाल के लिए, वहां वहां फैट चली जाती है। ये इसका काम है। जब आप ऐसी खुराक खाते हैं और ऐसी गोलियां खास तौर पे हम खाते हैं, वो गोलियां जिनसे जो है वो कोलेस्ट्रॉल रोक देते हैं, तो उससे ये काम खाता ही बंद हो जाता है। हमारे बालों को तो मिलता ही नहीं कुछ भी, उसको चिकनाई नहीं मिलती, हमारे पट्टों को चिकनाई नहीं मिलती, हमें कमजोरी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है कि ये सारा जो काइलोमाइक्रोन्स मेटाबॉलिज्म है, ये relatively rapid, and the presence of chylomicrons in the serum after an overnight fast is considered an indicator of defective lipoprotein metabolism। अब इसमें ये बात बताई जा रही है कि ये सारा सिस्टम जो है बेसिकली ये बड़ी जल्दी तय हो जाता है, और अगर फिर 24 घंटे के बाद भी अगर ये काइलोमाइक्रोन्स पड़े हुए हों आपके, तो इसका मतलब ये है कि ये मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, उनको 24 घंटे के बाद जो है वो खत्म हो जाने चाहिए। कैसे खत्म होने हैं वो भी जरूरत है, लेकिन यहाँ जो असल चीज ये है कि ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होते हैं और ये आंतों की खुलियात में जमा होते हैं, ये काइलोमाइक्रोन्स जो है, और ये चर्बी को आंतों से पट्ठों और दीगर बाफ्तों तक लेके जाते हैं, जिन्हें तवानाई या चर्बी की पैदावार के लिए फैटी एसिड की जरूरत होती है। तो ये बड़ा अहम चीज है, ये ऐसी चीज तो नहीं है कि भाई इसको हम छोड़ दिया जाए। हम इसको मौजूदा सिस्टम में शुरू में ही आप छोड़ देते हैं। अब आ गया जी, हमने वहां पे किस्में गिनवाई थी, अब इनको हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं, इनका काम क्या है। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं VLDL, ये मॉलिक्यूल्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से ये VLDL बनते हैं। और VLDL वेरी इन ट्राइग्लिसराइड कंटेंट which they exchange with both LDL and HDL for a cholesterol molecule। अब आप ये देखें कि ये असल में ये जो VLDL है, इसने आगे जाके जब इसके मजीद ट्राइग्लिसराइड के साथ मिलना है इसने, अब ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने वाली। पहले VLDL बन गया है, और इसने जाके जब ट्राइग्लिसराइड से मिलना है, तो फिर इससे पता चलेगा कि इसने LDL बनना है या HDL बनना है। तो ये आप देखें सबसे जो आपको काम की जरूरत है यहाँ पे, कि जो ट्राइग्लिसराइड से जब इसका मिलना है, अगर आप वहां पे
कोशिश करें कि भी कोई कंट्रोल हासिल कर लें तो आप इसके सारे फायदे भी ले सकते हैं, और आपको जो है जो इसके नुकसान है उनसे भी बचा जा सकता है कि आप एलडीएल ना बनने दें, एचडीएल बना लें। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड रिच एलडीएल मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोसेस थ्रू होते हैं एक और रिएक्शन से। उस जब वो रिएक्शन होता है, वो सिंथेसिस या वो काम होता है, दैट रिमूव्स द ट्राइग्लिसराइड्स प्रोवाइडेड बाय वीएलडीएल। अब वो वीएलडीएल में जब आके मिक्स हुए थे ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये जब उनको प्रोसेस किया जाता है तो उसमें जो है वो ट्राइग्लिसराइड उससे फिर अलग कर दिए जाते हैं। जब वो ट्राइग्लिसराइड अलग किए जाते हैं तो फिर क्या होता है, द रिजल्ट इज स्मॉल एलडीएल पार्टिकल्स which contribute the most to the थियोरोसेक्लोरेटिक डिजीज। अब ये वो डिजीज है जी, ये वो होता क्या है कि भी आपने जो है वो ट्राइग्लिसराइड निकाल लिए, पीछे रह गए एलडीएल। एलडीएल जो है वो स्मॉल, उसकी कसाफत कम होती है, छोटे जर्रे होते हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे एलडीएल जो है वो बनने का प्रोसेस ये समझ में आया आपका कि पहले उसमें वो चर्बी मिक्स होती है, फिर वो चर्बी जब निकाली जाती है ट्राइग्लिसराइड, उस वक्त ये बारीक रह जाते हैं। वो चर्बी के साथ साथ जो है इसमें थोड़ा बिल्कुल एंड में थोड़ा सा बता दें तो वो उसमें वो भी है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जब ये काम होता है साथ, उसकी वजह से जो है वो एलडीएल ज्यादा बचते हैं। दैट इज एलडीएल पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज लार्ज और स्मॉल एलडीएल पार्टिकल। अब उसमें एलडीएल में भी लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो कौन से बचते हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब उसमें आप देखें कि बहुत कम कसाफत वाले ये लिपोप्रोटीन वीएलडीएल की हम बात कर चुके हैं कि जिगर की तरफ से ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल से पैदा होते हैं, उसके अमल से आपस में जब वो मिलते हैं। वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड मवाद में मुख्तलिफ होता है, जिसका वो एलडीएल और एचडीएल दोनों के साथ कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल के लिए तबादला करते हैं। मतलब वही है कि जब वीएलडीएल होता है फिर ये ट्राइग्लिसराइड से मिलता है, तो उसके बाद कुछ वी एलडीएल बनते हैं, कुछ एचडीएल बनते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड से हुजूदा एलडीएल मालिक्यूल्स को फिर एक और अमल के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जो वीएलडीएल के जरिए फराहम करदा ट्राइग्लिसराइड को हटाता है, और नतीजा छोटे एलडीएल ज़रात जो एथ्रोस्क्लेरोटिक बीमारी में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालते हैं। तो एलडीएल बड़े या छोटे ज़रात की शक्ल में मिलता रहता है। अब हम जब आगे चलेंगे, अब हम बात, इससे पहले हमने बात की है वीएलडीएल की, अब हम बात कर रहे हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये है एलडीएल। एलडीएल मॉलिक्यूल्स जो है वो द मेजर ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैरियर्स हैं। अब ये देखें, एलडीएल को हम कहते तो यही है कि भी ये खराब है, लेकिन इसका काम भी बहुत ज्यादा है। ये ट्रांसपोर्टर ये है जी, ये खान साहब है हमारा, रोखड़ी साहब। तो दे कैरी कोलेस्ट्रोल टू सेल्स दैट नीड इट। हर सेल में, क्योंकि ये जरूरत हर, आप मैंने शुरू में आपको बताया था कि भी जो ह्यूमन बॉडी के सारे सेलों में इसकी जरूरत होती है, लेकिन 30% तक के जो है वो सेल जो एनिमल सेल हैं, उनको उनके लिए तो ये एसेंशियल है। तो ये वहां लेके जाता है कोलेस्ट्रॉल, ये सारा कुछ चर्बी और खुराक जो है वो लेके जाता है। ईच वन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1500 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक सेल की बात हो रही है ये, हर एक सेल जो है उसमें 1500 मॉलिक्यूल जो है वो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। आप अंदाजा करें कि सेल कितना छोटा होता है और उसमें 1500 मॉलिक्यूल इसके आ जाएं। इतनी ज्यादा मतलब तादाद में ये चाहिए होता है, इसकी जरूरत है। इससे पहले हम ये कर चुके हैं कि एलडीएल मॉलिक्यूल्स आर ड्राइवली मोस्ट फ्रॉम वीएलडीएल मेटाबॉलिज्म एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्मॉल और लार्ज। यानी वीएलडीएल से जो एलडीएल बने उनमें उनको आप बड़ा और छोटा कह सकते हैं। द स्मॉल एलडीएल दैट आर द मोस्ट डैमेजिंग। तो जो स्मॉल एलडीएल है वो हमारा जो है वो खाना खराब करने में सबसे ज्यादा उनको बदनाम किया गया है कि जी ये जो है वो हार्ट डिजीज में और शरीयानों की जो डिजीज है उसमें
ये जाते हैं। तो कम कसाफत वाले लिपोप्रोटीन्स यानी एलडीएल खून में कोलेस्ट्रॉल के बड़े कैरियर्स के मालिक्यूल्स बनते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को उन खुलियों तक ले जाते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। हर एक में कोलेस्ट्रॉल के तकरीबन 1500 मालिक्यूल होते हैं। जैसा कि इससे पहले वजाहत की गई है कि एलडीएल मालिक्यूल्स ज़्यादातर वीएलडीएल मेटाबॉलिज्म से अक्स होते हैं और इसे छोटे या बड़े के तौर पर बयान किया जा सकता है। अब आपको समझ में आई होगी कि ये एलडीएल जो है वो इतना गैर अहम नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए। एलडीएल मॉलिक्यूल प्रोवाइड कोलेस्ट्रॉल फॉर मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस। अब ये वो बात आ गई जी, ये सेल के मेम्ब्रेन की बात हो रही है। सेल का मेम्ब्रेन उसकी बाहर वाली दीवार होती है, तो उसके लिए भी एलडीएल मॉलिक्यूल जो है वो काम करते हैं। और सेल के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी बनानी होती है वो भी एलडीएल ने बनानी होती है। द रिमूवल ऑफ एलडीएल फ्रॉम द सर्कुलेशन इज लार्जली मीडिएटेड थ्रू एलडीएल रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस। हाँ जी, अब ये आ गया कि एलडीएल जो है वो कम कैसे किए जा सकते हैं, या क्या कैसे कम हो जाते हैं, या क्यों कम होते हैं। होता यह है कि हर सेल के अंदर एक एलडीएल रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ये एलडीएल रिसेप्टर्स जो हैं, जब आप वो कम हो जाए या उनको आप सील कर दें, किसी वजह से वो रास्ता रोक दें, तो एलडीएल फिर जा नहीं सकता। बेसिकली काम तो इनका ये होता है कि वो रिसेप्टर लगे हुए वो एलडीएल को रिसीव करते हैं। तो खून की गर्दिश से एलडीएल को हटाना बड़ी हद तक सेल की सतह पर एलडीएल रिसेप्टर के जरिए मुमकिन है, यानी कम कर सकते हैं आप। सेल की सतह पर एलडीएल रिसेप्टर की तादाद सेल की कोलेस्ट्रॉल की जरूरत के मुताबिक होती है। अब समझ में आई, हर सेल में अगर उसको ज्यादा तादाद में कोलेस्ट्रॉल चाहिए और तो वो एलडीएल रिसेप्टर ज्यादा होंगे, उसमें खुद ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। अगर उसको कम तादाद में चाहिए तो उसमें एलडीएल रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे। आसान सा तरीका है, खून में तो जितना है वो उतना ही फिर रहा है। तो जब हम ऐसे इसको चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनसे कम हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल कम हो, तो वहाँ पे वो रिसेप्टर्स जो है वो ज़्यादा लग जाते हैं और वो ज़्यादा निकालना शुरू करते हैं। इस तरह से जो है वो रेगुलेशन में वो अपना तादाद पूरी रखता है। हाँ, अगर जब ये अमल गैर मुनज़्ज़म हो जाता है, अनरेगुलेटेड हो जाता है, तो खून में बगैर रिसेप्टर्स के मालिक्यूल ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, रिसेप्टर्स के बगैर भी। ये एलडीएल मालिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और मैक्रोफेजेस के साथ मिल जाते हैं। अब खून में एक मैक्रोफेजेस होती हैं, ये स्पंजी टाइप का मॉलिक्यूल होता है। ये उसके साथ जब ये एलडीएल वाले जब जब ज्यादा तादाद में खून में आना शुरू हो जाते हैं, तो ये फिर वो माइक्रोफेजेस के साथ मिल जाते हैं और फोम सेल बनाते हैं। ये झाग के खुलिये एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग की शक्ल में हिस्सा डालते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बयान कर दूं, ये वो होता है कि अगर आप आराम से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये वो चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारे दांतों पे प्लेग आ जाती है, कैल्शियम लग जाता है ऊपर, और जो है वो हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उसमें कैल्शियम जमनी शुरू हो जाती है, और आंख जो है उसमें आपको वो मोतिया आ जाता है। वो एक्चुअली कैटरा की किस्म, मुख्तलिफ जगहों पे ये कैटरा बनना शुरू हो जाता है। तो ये वो वाली बात हो रही है कि वो एलडीएल जाके उससे मिलते हैं। अब है तो शरारती ये, काम भी इनका बहुत ज्यादा है। जिसका काम ज्यादा होगा तो जब वो नुकसान पहुंचाएगा तो नुकसान भी ज्यादा होगा। तो ये फोम सेल के साथ मिलके ये आपको ये इतना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और इसको मैं ये भी बता दूं कि ये जो दिल के दौरे फालज और दीगर संगीन तिब्बी मसाइल की बुनियादी वजह ये क्यों है, वो ये है कि ये जब वो ये फोम वाले जो सेल हैं, ये जब शरियानों की अंदरूनी दीवारों के साथ मिल के तो कैल्शियम की तह बन जाती है इनकी, जब वो सूखते हैं तो वहाँ एक तह सी बन जाती है और उससे जो है वो शरियानों की दीवारें सख्त हो जाती हैं जो कि नरम होनी चाहिए। जब वो सख्त हो जाती हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और यही ब्लड प्रेशर जब हम उसको दवाइयाँ दे के कुछ निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो जर्रे टूट टूट के आगे जाते हैं वो दिल के सुराख बंद कर देते हैं, दिल के वॉल बंद कर देते हैं। ये दिल के वॉल जो है
फिर आगे जब जो न्यूरॉन्स ने भी इसी ब्लड से गुजरना होता है, और ये जब दिमाग में जाता है तो बहुत बारीक बारीक रगें होती है उसमें, जिसमें से न्यूरॉन्स ने ट्रेवल करना होता है। वहां पहुंच के ये वही मादा जो है ये जब जम जाता है तो वहां पे जो है वो फालिज की शक्ल में सामने आता है। इसलिए इसके इतने संगीन नताइज होते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सारा काम जो है ये इसको आप छोड़ तो नहीं सकते, ये इतना बड़ा काम होता है। लेकिन इसका इलाज क्या किया जाए, उस पे असल फोकस हम बाद में करेंगे। आज हम ज्यादा तो जो वो है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ गया जी के एलडीएल कैरियर्स कोलेस्ट्रॉल जो है ये टू द सेल दैट नीड इट। हाँ जी, तो कोलेस्ट्रॉल को लेके जाते हैं एलडीएल जिस सेल में भी चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, और आगे रिसेप्टर लगे होते हैं। लेकिन if there is too much cholesterol for the cell to use it, it can build up in artery walls, contributing to disease of the arteries। ये मैंने आपको जो बताई थी कि जो शरियानी होते हैं उसकी जो अंदर वाली जो पाल है, अंदर वाली जो दीवार होती है, उसके ऊपर जो है ये आर्टरीज जो है उनको सख्त कर देते हैं। तो यही जो वो जो एलडीएल और ये मिक्स करके जो बना था, इस ये वहां जाके जम जाते हैं उसके ऊपर और उसको कर देते हैं खराब। अब लेकिन ये जो है ना ओवर सिंप्लीफाई करके लोगों को बता दिया जाता है कि भाई इस यही वजह है, और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन उनमें से एक वजह बहरहाल यही है। तो हमें अभी तक ये समझ आ चुकी है कि एलडीएल कोलेस्ट्रोल को उन खुलियों तक ले जाता है जिनको इसकी जरूरत होती है। लेकिन अगर खुलियों के लिए इसके इस्तेमाल से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रोल मौजूद हो तो ये शरियानों की दीवारों में कैटरिक प्लेग का बायस बन सकता है, जो शरियानों की बीमारी का बायस बनता है, जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा होती है। इसी वजह से एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रोल कहा जाता है। तो हम ये सिर्फ एक वजह है। तो ये है एलडीएल की कहानी बेसिकली, क्यों खराब होता है। इसलिए कि इसके जिम्मे काम बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। जब वो अपना काम करता है तो वो तो नहीं देखता आगे, तो जब वो कम ज्यादा मसला बने तो हमें जो है वो प्रॉब्लम होती है। अब हम चलते हैं जी आगे, और भी चीजें हैं। उसके बाद हमने वीएलडीएल पढ़ा, उससे पहले काइलोन पढ़ा, उसके बाद वीएलडीएल पढ़ा, एलडीएल पढ़ा। अब हम आ रहे हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल। ये देखें, आप ज्यादा इसको जैसे जैसे दोहराएंगे तो आपको ये सारी चीजें जो है वो जहन नशीन हो जाएंगी, तो मसला नहीं बनेगा, आपको सारा बहुत इजीली समझ आएगा। these particle these particles ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल बैक टू द लीवर। अब ये देखें, वो जो थे जो एलडीएल और वीएलडीएल थे, वो लेके जा रहे थे हर एक सेल में जहां पे उसको चाहिए कोलेस्ट्रॉल, और उसके साथ वो ट्राइग्लिसराइड और दूसरी चीजें लेके जा रहे थे। तो अब ये जो है एचडीएल जो है ये वो जो खाली कंटेनर वापस लेके जा रहा होता है ना, तो ये लीवर को लेके जाते हैं। ठीक है जी। जब एचडीएल जो है ये इसको लीवर को लेके जाएगा, तो इधर फॉर एक्सक्रीशन और फॉर अदर टिश्यूज दैट सिंथेसाइज हार्मोन्स, यानी और किसी जगह पे उसने जो इस्तेमाल होना है अपने, अभी सिंथेसिस बाकी है उसमें जहां जहां जाना है, और या बाहर निकालना है इसको, कि जो इस्तेमाल के बाद बाकी बच गया है। ये उसके अखराज की बात हो रही है। कुछ बाहर निकल जाएगा, कुछ बच जाए, कुछ जो है वो चला जाए। इन प्रोसेस नोन एज रिवर्स कोलेस्ट्रोल ट्रांसपोर्ट, large numbers of HDL particles correlates with better health outcome। अब ये आपको समझाया है उसने क्या, कि भी अगर HDL ज्यादा होंगे, इसका मतलब है वापस ले जाने वाले ज्यादा होंगे, थक थक लेते जाएंगे, तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल से जो बीमारियां पैदा होनी थी वो नहीं होंगी। इसीलिए अगर HDL का लेवल ज्यादा है तो वो समझा जाता है, उसकी निस्बत ज्यादा है, यानी उसकी परसेंटेज अगर ज्यादा है तो वो समझा जाता है कि हेल्थ बहुत अच्छी है, और हकीकत में है भी ऐसे ही। लेकिन HDL कैन रिमूव कोलेस्ट्रोल फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। वो मैंने आपको याद है बताया था कि भी वो स्पंजी टाइप जो होते हैं, ये मैक्रोफेजेस जो है वो उसमें से ये वो निकाल सकता है। ठीक है, उसको हटा सकता है वहां से। क्यों? क्यों? इसका जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत फाल होता है, तो ये मैक्रोफेजेस से कोलेस्ट्रॉल को हटा सकता है। इसी तरह एचडीएल की बढ़ती हुई जो इर्तिकाज यानी कसाफत है, ज़्यादा एक ही जगह पे ज़्यादा अगर होंगे एचडीएल,
तो एथरोमा के बढ़ने की कम शरत से तल रख सकते हैं, यानी एथरोमा उससे कम होगा। और इसी तरह एचडीएल को बाज़ औक़ात अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। मैं इसमें ये दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टेरियल वाल थ्रू ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म, ये जो है ये येलो की हुई है जो मैंने, एचडीएल कैन रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द मैक्रोफेजेस ऑफ द आर्टेरियल वाल। ये माइक्रोफेजेस जो आर्टेरियल वाल पे बजे जिनकी वजह से दीवार सख्त हुई थी, तो एचडीएल उसको हटाता है। अब ये देखें, वो एक ने अगर काम खराब करने वाला खाता रखा हुआ तो दूसरा उसको सही करने के लिए आता है। इंक्लूडिंग एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, दस इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ एचडीएल कोरिलेट विद लोअर रेट्स ऑफ बीमारियां जो हैं वो आपकी जो है वो उसका कम मसला बनता है। अब इसीलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलडीएल और एचडीएल की असल कहानी क्या है। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने बड़ा काफ़ी रिसर्च करके ये सारी चीज़ें बना के लिख के कुछ ना कुछ किया है इस प्रेजेंटेशन के, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अब जनाब एक चीज़ रह गई थी, इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन अल्फा, एलपी अल्फा। तो ये अल्फा जो है कंसिस्ट ऑफ एन एलडीएल लाइक पार्टिकल्स, मिलते जुलते तो वो एलडीएल से ही हैं। प्लाज्मा लेवल्स वेरी वाइडली बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड आर थॉट टू बी मेनली ड्यू टू जेनेटिक्स। हर एक इंडिविजुअल में इसके लेवल कम ज्यादा हो सकते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं एलपी अल्फा, क्योंकि जेनेटिकली उनका मकसद ये है। लेकिन इंडिविजुअल्स विदाउट एलपी अल्फा और विद वेरी लो एलपी अल्फा लेवल सीम्स टू बी हेल्दी, तो जिसमें ये कम हो तो ये अच्छे होते हैं। क्यों कम हो ये, वो भी हम समझते हैं। ये वही चीज़ है कि भी उर्दू में भी काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें कोशिश की है कुछ के समझ में आ जाए कुछ ना कुछ। तो कम होने चाहिए जी, ये अगर कम होंगे तो आप ज़्यादा हेल्दी होंगे। अब इसमें मैं ये देखें आपके एलपी अल्फा इज बिलीव टू हैव ए रोल इन वोंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। आप ये देखें ना कितनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, कि अगर आपकी बॉडी जो है उस पर कोई जख्म है, इन्फेक्शन है, उसको ये सही करने आएंगे। अगर कोई मामला गड़बड़ हो गया है उसको ये रिपेयर करेंगे। द मैकेनिज्म में बी थ्रू इट्स ऑक्साइडेड फॉस्फोलिपिड्स कंटेंट OXPL, which are generated by the oxidation of polyunsaturated fatty acids residues and can be formed on cell membranes under oxidative stress conditions। अब ये ऑक्सोपीएल जो है वो उसने बताया कि भी ये बहुत सारी वजूहात से ज़्यादा हो सकते हैं। ड्यूरिंग एपोटोसिस, सेल डेथ जब होती है उस वक्त, और ऑन एलडीएल बर्निंग ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस there may be uncontrolled generation of OXPL. Pathologically, LP alpha attracts inflammatory cells to vessels, walls, and leads to smooth muscle cell proliferation. It is thus highly लफ्ज़ मिस हो रहे हैं ये कुछ, एंड प्रो, हाँ, थ्रोजेनिक एंड प्रो थ्रोमो थ्रोमोबोटिक। चलो मेरी भी समझ में नहीं आया ये तो खैर, लेकिन मैंने खैर इसकी थोड़ी सी की है एक्सेंट, वो क्या उसको बोलने का मसला है। ए कैजुअल रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है उसमें ये भी अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनता। बेसिकली इनका काम यही है कि ज़ख्मों को भरने और बाफ्तों की मरम्मत में, जैसे उन्होंने बताया। अब मसला ये है कि हमारे जो कल्बी अमराज के लिए इसको ख़तरा इसलिए समझ लेते हैं कि इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये नहीं देखते कि इसकी तादाद ज़्यादा क्यों होती है। इसकी तादाद ज़्यादा इसलिए होती है कि आपके इन्फेक्शन हो रहा है, ये ज़ख्म होते हैं, उनको ये रिपेयर के लिए जाता है। ये सिंपल आपकी समझ में अगर आप इसको सिंपलाइज करके देखें तो क्या किया जाता है कि एलपी अल्फा जो है जख्म भरने जाता है ना, जख्म पहले होते हैं, बाफ्ते बाफ्ते जो है, बाफ्ते ये खुलिए वो जो है हमारे जो टिश्यूज जो है इनको कहते हैं।
तो वो टूट फूट हुई होती है, उसमें इन्फेक्शन होती है, हम इसको आम जबान में कहते हैं। तो ये सारी चीजें तो उसी वक्त होती है ना, ये सारे काम उसी वक्त कर रहा होता है। तो अगर आपकी वो इन्फेक्शन ना हो, वो इन्फेक्शन होने की वजह को हम खत्म नहीं करते, वो इन्फेक्शन हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह होती है। इसीलिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह जो है उसको रेगुलेट करने की जरूरत होती है, कि या हम वजह खत्म करें। जख्म हो ही ना तो फिर जख्म भरने वाला काम भी नहीं होगा। ये है वो रीजन जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडाइज की बात हो रही थी वहां पीछे, तो हम इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये ऑक्सीडाइज थ्रू लीवर से जब होती है तो मुख्तलिफ किस्म की बाइल एसिड्स बनते हैं जिनको लीवर बनाता है। लीवर बहुत सारे बाइल एसिड्स बनाता है इसी कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडाइजेशन के बाद। These in turn are conjugated with glycine, purine, glucuronic acid, or sulfate. Mixture of conjugated and non-conjugated bile acids along with cholesterol itself is excreted from the liver. ये लीवर से ये इतने सारी जो मुख्तलिफ किस्म के ये निकलते हैं, और ये देखें कि ये बाइल में जाते हैं। एवरी डे अप टू 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रोल एंटर्स द कोलोन। आपकी जो आंत होती है, ये आंत में आता है। इसमें आप अब आराम से समझ सकते हैं। आंत में जिगर से जो है पित्त की शक्ल में आता है, और 1 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल बड़ी आंत में आता है। और बाइल एसिड्स का तकरीबन 95% आंतों से दोबारा जज्ब होता है। ये दोबारा जज्ब होकर फिर साइकिल में आता है। पेट में खारिज होने वाले कोलेस्ट्रॉल का 15 से 75% के दरमियान पखाने में से खारिज हो जाता है। यानी बुनियादी तौर पर ये गैर मरबूत कोलेस्ट्रॉल होता है, ये ऐसे नहीं आता, फिर रिसाइकल हो जाता है, ये समझ लें। तो गज़ा से कोलेस्ट्रॉल और आंतों के खलियात के बहाने से पखाने में भी खारिज होता है। तो इतना इसका वो मसला नहीं होना चाहिए जितना जो है वो समझा जाता है कि ये पता नहीं क्या हो गया और क्या हो गया। तो सारे सिस्टम भी अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं इसी तरीके, इसी में से ही। अब आ जाते हैं जी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट कैसे होती है। न्यूट्रिशनल एंड लाइफस्टाइल अप्रोच टू द सपोर्ट हेल्दी कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स एंड मेटाबॉलिज्म। ये चीजें हैं जी कि खाने में हम कैसा खाएं, लाइफस्टाइल हमारा कैसा हो, और ताकि हम हेल्दी किस्म का कोलेस्ट्रॉल पैदा कर सकें। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। अच्छी किस्म के ट्राइग्लिसराइड्स कौन से हैं? मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, MCT, वो ऑयल्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये आपको बता रहा है कि कितना ज़रूरी है ये हर सिलसिले में। डाइटरी फाइबर ज़्यादा होना चाहिए हमारी खुराक में, और क्योंकि जो डाइटरी फाइबर है वो हेल्थ कोलेस्ट्रॉल की और ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल्स होते हैं वो उस मैकेनिज्म में ये बड़ा हेल्थ बहुत अच्छा साबित होता है। और इसके अलावा ये देखें कि जी फिर है ये इजाफी कोलेस्ट्रॉल को आंतों के ज़रिए से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारी जो है वो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट जो है, इसको हम इसने तो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट का है। हम इसको जब डाइट के बारे में बात करेंगे, कीटो डाइट, हेल्दी कीटो डाइट के बारे में बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि वन ऑफ द जिस कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट उसमें कितने अच्छे तरह से हो जाती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है आपको बहुत फ़र्क डालेंगी, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो यानी ब्लड शुगर रेगुलेशन जो है इसमें ये हेल्प करते हैं। तो मतलब खाने पीने का जो स्टाइल आपका और लाइफ स्टाइल जो है, ये सारी चीज़ें जो है होती है। VLDL जो है वो ट्राइग्लिसराइड की पैदावार को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी मेहनत और कोशिश में आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने इसलिए एंड में लाया हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात इन्होंने नहीं की थी, जबकि बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, कि कार्बोहाइड्रेट्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विच आर देन ट्रांसपोर्टेड
इन VLDL पार्टिकल्स कि असल खाता यहाँ से शुरू होता है, इसको हम भूल जाते हैं उस वक्त। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टिमुलेट करता है, तो वो खाता जो है वो बयान नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें मसला बनता है कि अगर हम इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स की स्टिमुलेशन निकाल दें तो ये बाकी सारी तो बहुत काम की चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट तो किसी काम में नहीं आता। तो ये समझने वाली चीज है यहाँ पे, ताकि मुस्तकबिल में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो ये आपको बार बार समझ में आएगी। सो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। लेकिन ये हमारे ना हमें डॉक्टर बताते थे, ना हमें केमिस्ट बताते थे पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के घटाने वाली उन्होंने दवाइयां बेचनी थी और शुगर वाली दवाइयां बेचनी थी। अब काफी लोगों की समझ में आती जा रही है, बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में आ रही है, इवन डॉक्टरों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही। ये कार्बोहाइड्रेट लेवल बेसिकली मसला है, क्योंकि वो स्टिमुलेशन देते हैं। आप लो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट्स के इंडेक्स वाली जो है वो चीजें इस्तेमाल करें, और आपको पता चलेगा कि भी अच्छा खासा फर्क पड़ गया है। और इसमें स्वीट पोटैटोज इसने बताए हैं, एंड पोटैट ओट्स एंड स्मॉल पोर्शंस में खाएंगे। तो ये भी एक जो स्टेप है, ये भी हम इसको भी तफसील से बहस करेंगे उस वीडियो में, जिसमें हम डाइट के बारे में बात करेंगे कि ये स्मॉल पोर्शंस में खाना, और क्या वाकई स्मॉल पोर्शंस में खाना चाहिए, और क्या वाकई ज्यादा दफा खाना चाहिए, क्योंकि जब आप स्मॉल पोर्शंस में खाएंगे तो आप बहुत ज्यादा दफा खाएंगे। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। ये लेटेस्ट जो आई है उसमें ये चीजें जो है वो नहीं आई, बल्कि उसमें ये बात आई है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो है, वो आप इंतखाब करें कम वाली, कम जिसका इंडेक्स लो हो। असल काम वो है, कार्बोहाइड्रेट्स को आप खत्म कर दें तो कार्बोहाइड्रेट की खपत को आप कम कर दें, कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद कम हो जाएगा, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। ये आपको बड़ा आसान फार्मूला दे दिया है। तो ये है जी मसला। ये कोलेस्ट्रोल ने जरा लंबी हो गई, काफी लंबी हो गई, बल्कि 2 वीडियोस के बराबर हो गई है। लेकिन ये आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट ये था सब्जेक्ट। मैं इसको मजीद ज्यादा इसीलिए नहीं बढ़ाऊंगा कि कोई और वीडियो इस पे कर देंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज पसंद आई होगी। लेट्स सी